हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ था। दोस्तों, मालती जोशी जी की कहानियां सहज सरल भाषा में लिखी गई हैं। उनकी कहानियां प्रभावशाली हैं, जो पाठकों को उनकी कहानियों से जोड़ती हैं। उनके लेखन में सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया गया है। उनकी कहानियां पाठकों को बहुत प्रभावित करती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ। खाना खाते हुए भैया ने पूछा, शाम को तुम्हारा कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? सोच रहा था मेरे साथ बिना भाभी को देखने अस्पताल तुम भी चलती। क्यों, बीमार हैं क्या? और हो भी तो मैं नहीं सोचती कि मेरा जाना जरूरी है। हम लोगों के संबंध कभी भी मधुर नहीं थे। फिर भी शीतल, तुम्हें जाना चाहिए। भाभी ने कहा, वे सचमुच बहुत बीमार हैं। अगली बार आओ तो शायद उन्हें देख भी ना पाओ। यूं ही दिल में मलाल बना रहेगा। मलाल तो खैर मुझे क्या होना था, पर भैया की खातिर हाँ करनी पड़ी। प्रमोद भैया भले ही भैया के दोस्त थे, पर दोनों में सगे भाइयों जैसा प्यार था। प्रमोद भैया की शादी से पहले दोनों घरों में भी खूब अपनापन था, पर बिना भाभी के आगमन के साथ सब बदल गया। उनके खून के रिश्ते ही बिखर गए। तो हमारी क्या बिसात थी, पर हाँ, भैया लोगों की दोस्ती वैसे ही बनी रही। बहुत बेमन से मैं भैया के साथ अस्पताल गई थी, पर वहां जाकर जो देखा उसके लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। बिना भाभी तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। एक समय अपने रूप के लिए, रौब दाब के लिए, नफासत और अभिजात्य के लिए प्रसिद्ध महिला का कहीं अता पता न था। सामने पलंग पर उनकी छाया भर थी। भाभी, देखो आपसे मिलने कौन आया है? भैया ने अतिरिक्त उत्साह के साथ कहा। भाभी ने धीरे से आंखें खोली। मुझे पहचानने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। फिर उनके श्रीहीन चेहरे पर परिचय की हल्की सी मुस्कान उभरी। क्षीण स्वर में बोली, ओहो, ननद रानी आई हैं। कैसी हो शीतल? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैंने एक बेतुका सा सवाल किया। देख तो रही हो, उन्होंने फीकी हंसी के साथ कहा और फिर आवाज दी, मोहित, इधर आओ बेटे। खिड़की के पास गुमसुम सा बैठा युवक पास आया। बुआ को प्रणाम करो बेटे, ये शीतल बुआ है, जया बुआ की सहेली है। उसने चुपचाप मुझे और भैया को प्रणाम किया। ये बड़ा वाला है? नहीं, रोहित तो कॉलेज गया है। उसकी एमबीए की क्लासेस शाम को लगती है, दिन में वह ड्यूटी देता है, तब इसका कॉलेज होता है। क्या कर रहे हो? मैंने मोहित से पूछा। जी, बी इलेक्ट्रॉनिक्स। और बड़े ने क्या किया है? आईआईटी किया है और अब एमबीए कर रहा है। मेरे प्रश्नों का कोटा समाप्त हो गया था। दरअसल और बात करने के लिए कोई सूत्र ही नहीं मिल रहा था। जया मेरी सहेली थी, उसके हाल चाल पूछ सकती थी, पर दोनों ननद भौजाई में जो प्रेम था मैं जानती थी, इसलिए पूछते भी संकोच हो रहा था। वैसे भी अस्पताल में मेरा दम घुटने लगा, मन भागू भागू करने लगता है। इसलिए जैसे ही भैया ने चलने का प्रस्ताव किया, मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा भाभी, अब चलती हूँ। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक तो अब क्या होना है, पर तुम आई अच्छा लगा। लौटते हुए मैंने पूछा, भैया आखिर उन्हें हुआ क्या है? कैंसर, बोन कैंसर। पर कैंसर तो कहते हैं अब लाइलाज नहीं है। कहते तो सब ऐसा ही है। पिछले साल घुटने का ऑपरेशन भी हुआ था, तब बड़ी आशा बन गई थी, पर इस साल तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, वह फैल गया है। वह तो बड़ा खतरनाक होता है।
एकदम लास्ट वार्निंग ही समझिए। वही तो, प्रमोद बेचारा बड़ा परेशान है। बच्चों की ओर तो देखा भी नहीं जाता। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि घर ले आइए, जो कुछ होना है अपने घर में ही होने दीजिए। पर घर पर देखने वाला कौन है? कम से कम यहाँ समय पर दवा दारू तो हो जाती है। चाची जी कहाँ हैं? माया के पास है, और वे होती भी तो क्या कर लेती। ये सेवा टहल उनके बस की नहीं है। वैसे भी भाभी से उनकी कभी नहीं बनी। बहनें भी सब अपने अपने घरों की हैं। नर्सिंग होम में रखना मजबूरी हो गई है। बिल भरते समय भगवान याद आ जाते हैं, लेकिन बच्चे बड़े समझदार हैं। बड़े का मैनेजमेंट के लिए बेंगलोर में दाखिला हो गया था, पर वह नहीं गया। उसने कहा, इस समय मैं मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। MBA यहीं किसी कॉलेज से कर लूंगा। भैया और भी बहुत कुछ करते हैं। दरअसल वे प्रमोद भैया के इतने निकट थे कि उनके हर सुख दुख को अपना ही समझते थे। मैं उनकी पीड़ा को उतनी शिद्दत से अनुभव नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। भैया के सामने तो कहने का साहस ही नहीं हुआ, पर घर आकर मैंने भाभी से कहा, भाभी, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है तो इंसान कितना बदल जाता है, एकदम जमीन पर आ जाता है। ऐसा क्यों कह रही हो? आज तो बिना भाभी मुझे ननद रानी कहकर बुला रही थी। बेटे को बुलाकर प्रणाम भी कराया। कहा तो उन्हें मुझे ननद कहने से भी एतराज था। वो पुरानी बात हो गई। पर भूलती तो नहीं है ना भाभी? आपको शायद मैंने कभी बताया भी नहीं होगा। एक बार वे स्टाफ रूम में बैठी थी। दूसरे दिन राखी थी। मैं पूछने चली गई कि भाभी, कल कितने बजे आना है? उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, जब तुम्हें फुर्सत हो आ जाना। और जैसे ही मैं कमरे से बाहर हुई, अपनी सहकर्मियों से बोली, घर में 3 मौजूद हैं, फिर भी हमारे साहब का मन नहीं भरता। दोस्त की बहन से भी राखी बंधवाते हैं। उन्हें तो सिर्फ राखी बंधवानी होती है, पर नंदों को नेक देते देते मेरा तो दिवाला निकल जाता है। सच कहती हूँ, उस दिन के बाद से मैंने प्रमोद भैया को राखी बांधनी छोड़ दी। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने भी कभी इसरार नहीं किया। शायद घर से इंस्ट्रक्शन मिल गई थी। तुम्हारा कहना ठीक है बिन्नू, तुम्हें बुरा लगना भी स्वाभाविक है, पर अक्सर होता है कि हम एक ही पक्ष की बात जानकर अपनी राय बना लेते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, जिसे हम कभी देखते नहीं हैं। आपने देखा है? हाँ, और इसलिए जानती हूँ कि यह महिला सास नंदों से कितनी आक्रांत थी या है। वो क्या आक्रांत होंगी भाभी? बल्कि उनकी वजह से पूरा घर परेशान था। जया छाया ऐसे ऐसे किस्से सुनाती थी कि क्या बताऊं। जब आप शादी होकर आई थी ना, तो कुछ दिन तक मैं आपसे भी खौफ खाती थी, पर थैंक गॉड आप उन जैसी नहीं थी। मैं वही तो कह रही हूँ, तुमने वही सुना है जो तुम्हें जया छाया ने बताया है। भाभी की व्यथा से तुम्हारा परिचय कब हुआ? आपका हुआ है? पहले तो नहीं हुआ था, तब मैं भी तो तुम ही लोगों की जमात में थी। उन्हें देखने से पहले मैंने उनके चर्चे सुन रखे थे, इसलिए मन में एक धारणा बन गई थी। उन्हें देखकर वह बदली नहीं, बल्कि और दृढ़ हो गई। वे बहुत दूर की चीज लगती रही, सबसे अलग, सबसे कटी हुई। वैसी ही थी वो। हाँ, पर इस बीमारी में जब वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, तब कई बार उनके पास बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे उनके मन की गांठें खुलती गई। तब पता चला कि उनके मन में कितनी पीड़ा है, व्यथा है, शिकायतें हैं। उन्हें समझने का किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया। प्रमोद भाई साहब ने भी नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा शिकायत तो उन्हें पति से ही है। और शीतल, पति अगर साथ दे तो औरत दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन भाई साहब ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उपेक्षा ही की।
औरत सारी दुनिया की उपेक्षा सह सकती है, पर पति की उपेक्षा बहुत भारी पड़ती है। पति की सहानुभूति हो तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगता है, लेकिन अगर यह पता लग जाए कि अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है, तो औरत का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक है। ठीक कह रही हूं ना मैं? शायद। रात भाभी के पास लेटे लेटे फिर वही चर्चा चल पड़ी। मैंने कहा, भाभी, आप जो शाम को कह रही थी कि बिना भाभी नंदो से आक्रांत थी और इसलिए मुझसे भी कभी ठीक से पेश नहीं आई, तो बताओ नंदो ने ऐसा क्या सितम कर दिया? वे तो बेचारी हमेशा बिछुड़ती रहती थी कि हमारे पिताजी हमें दूसरों की दया पर छोड़कर चले गए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इसी को तो कहते हैं। इसी के चलते प्रमोद भाई साहब की शादी नहीं हो पा रही थी। माया दीदी की तो हो गई थी, पर उनकी अम्मा जी चाहती थी कि दोनों छोटी भी निपट जाए तब इसकी शादी हो। तो क्या बुढ़ापे में शादी करने का इरादा था? यही तो। वे सारे रिश्ते दरवाजे से ही लौटा देती थी और भाई साहब बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे। यह रिश्ता उनके ताऊ जी की मार्फत आया था। उन्होंने चाची जी को खूब फटकार लगाई। बोले, क्या पैसों का रोना लेकर बैठी हो? नौकरी वाली बहू आ रही है, अब ऐश करना, दोनों मिलकर तुम्हारा घर भर देंगे। खैर, मजबूरी में शादी तो करनी पड़ी, पर उनके मन में शुरू से ही यह बात बैठ गई कि ये हमारा हक छीनने आई है। माँ बेटियां जैसे एक मोर्चा खोलकर बैठ गई। बीना भाभी को पहला झटका तब लगा जब वे अपने हनीमून से लौटे थे। जाते समय भाई साहब अलमारी की चाबियां अपनी अम्मा को सौंप कर गए थे। लौट कर आए तो पता चला 2-3 साड़ियां गायब हैं। पूछने पर पता चला कि इस दरमियान लड़कियों को कई शादियों में जाना पड़ा, वही पहन कर गई थी। इसमें नई बात क्या है भाभी? यह तो हर घर में होता है। कपड़ों के मामले में तो अक्सर लड़कियां भाभियों पर ही निर्भर रहती हैं। माओं के पास तो वैसे साड़ियां होती नहीं है। मैंने भी तो कई बार आपसे मांग कर पहनी है। मांग कर पहनी है ना, खुद से तो नहीं निकाली कभी। बाप रे, खुद से निकालती तो माँ मेरे प्राण न ले लेती। और बात केवल साड़ियों तक ही सीमित होती तो एक बात थी, वहां तो आए दिन ड्रेसिंग टेबल पर भी धावा बोला जाता था। कभी अमुक शेड की लिपस्टिक गायब होती तो कभी नेल पॉलिश, कभी आईलाइनर नहीं मिलता तो कभी फाउंडेशन नदारत होता। उस पर तुर्रा यह कि अम्मा जी डंके की चोट पर कहती कि हमारी लड़कियां ये सब चोचले नहीं करती। हमने तो कह दिया है कि भगवान ने जैसा बनाया है वैसा रहो, होठ मुंह रहने की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हैं? हर फंक्शन में जया छाया ऐसी बन सवर कर आती थी कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उस समय मेरे पास तो वह सब कुछ नहीं होता था ना। अरे, वे लोग अपनी अम्मा से छुपा कर लाती थी, पर्स में डाल कर ले जाती थी और सहेली के यहाँ बैठकर श्रृंगार करती थी। बाप रे, इतनी हिम्मत! ही तो वे लोग हिम्मत वाली, इसमें कोई शक नहीं। पर उनकी वजह से बीना भाभी तो बेचारी परेशान हो गई। पति की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अलमारी लॉक करना शुरू कर दिया, पर कमरा तो बंद नहीं कर सकती थी ना। बड़े अरमानों से अपना ड्रेसिंग टेबल सजाया था उन्होंने, पर हार कर महंगे प्रसाधन ताले में डाल दिए। मेज पर बस रोजमर्रा की काम चलाऊ चीजें ही रखी। इस बात की भी खूब आलोचना हुई। मेरी तो यह समझ में नहीं आता भाभी कि अनुपस्थिति में वे कमरे में जाती कैसे थी। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी। माँ का सख्त आदेश था, तभी तो उस छोटे से घर में भी हमें प्राइवेसी मिल गई थी। हर औरत चाहती है कि घर में उसका एक छोटा सा कोना हो। इस चाहने में गलत क्या है? पर उन लोगों ने इस बात का इशू बना दिया। अरे, वे लोग ऐसे ऐसे किस्से सुनाती थी कि मुझे तो भाभी शब्द से ही खौफ होने लगा था। आप जब शादी करके आई थी तो मैं कितने दिनों तक आपसे कटी कटी सी रहती थी, याद है?
भाभी मेरी बात सुनकर हंस दी। यही तो होता है, इधर उधर की बातें सुनकर हम अपनी राय बना लेते हैं, जो अक्सर गलत होती है। अरे हाँ, तुम्हें कमरे का किस्सा तो सुनाया ही नहीं। कौन सा? बीना भाभी का कमरा तो पंचायती कमरा बन गया था। जया छाया वहां बैठकर कैरम खेलती, म्यूजिक सुनती या पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर ही सो जाती। कई बार बीना भाभी कॉलेज से लौटकर आराम करने को तरस जाती। एक बार तो गजब ही हो गया। कैसे? मैंने उत्सुकतावश पूछा। एक दिन वो कॉलेज से लौटी तो देखा भाई साहब सो रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? तबीयत तो ठीक है? यूं कहते कहते वे भाई साहब का माथा छूने ही जा रही थी कि लगा दरवाजे पर कोई है। देखा तो तीनों बहनें बड़ी मुस्कुरा रही थी। तीनों? हाँ, माया दीदी भी उन दिनों आई हुई थी। भाभी को उन लोगों की यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी, पर अपने को जब्त कर उन्होंने कहा, मैं जरा कपड़े बदल लूं। और जैसे ही वे दरवाजा बंद करने को हुई, माया दीदी आंखें मटका कर बोली, भाभी दरवाजा बंद तो कर रही हो, पर बच के रहना, भीतर तुम्हारे नंदोई लेटे हैं। क्या बात करती है? तुम्हें भी आश्चर्य हो रहा है ना शीतल? सोचो, भाभी की क्या दशा हुई होगी। वे तो सन्न रह गई। बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाई, नंदोई? ये कब आए? इस पर माया दीदी ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं। रात भर के जगे हैं, उन्हें आराम कर लेने दो, कपड़े बाद में बदल लेना। भाभी बोली, बेशक आराम करें, पर मेरे कमरे में क्यों? इतना सुनना था कि अम्मा जी एकदम फट पड़ी। तो जमाई को कहाँ सुलाएं, बैठक में या हम बगल में लेकर लेटे? घर का सबसे अच्छा कमरा तो तुमने हथिया लिया है। अब मेहमान कहाँ उठेंगे बैठेंगे? रसोई में? खूब चकचक हुई। माया दीदी बहुत रोई कि मेरे पति का अपमान हो गया। उस गुस्से में उन्होंने साल भर तक इधर का रुख नहीं किया। भाई साहब अलग नाराज हुए कि तुमने बात का बतंगर बना दिया। माँ बहन के प्रेम में वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें उनकी कोई बात गलत लगती ही नहीं थी। मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गई। इस तरह के माहौल में कोई कैसे रह सकता है? छोटे घरों में भी मेहमानों को एडजस्ट किया जाता है, पर उसका भी एक तरीका होता है। आमतौर पर लोग नव दंपति को डिस्टर्ब नहीं करते। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उसका पालन जरूरी होता है। भाभी ठीक कह रही थी कि हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और राय बना लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। जो लोग अपने दुखों का ढिंडोरा पीटते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं, पर जो लोग चुपचाप सहन करते जाते हैं, वे गलतफहमी का शिकार होते हैं। बीना भाभी ने शायद सहने की हद कर दी थी, जिसे मन तो झेल गया पर शरीर नहीं झेल पाया। दोपहर में भाभी ने एकाएक पूछा, आज किसी सहेली के यहाँ मिलने नहीं जाओगी? किसके यहाँ जाऊं भाभी, यहाँ है ही कितनी। जो 2-3 यहाँ ब्याही हैं उनके यहाँ तो हो आई हूँ, बाकी सब तो मेरी तरह बाहर ही हैं। पिक्चर जाओगी? पड़ोस की सुषमा से पूछती हूँ। पिक्चर देखनी होगी तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, सुषमा को बोर नहीं करूंगी। चलो भाभी, आज यही करते हैं। भैया तो कल 9 बजे तक आएंगे ना। आज हम मस्ती करते हैं, पिक्चर देखेंगे, फिर कहीं खाना खाएंगे और देर रात घर लौटेंगे। मेरा उत्साह जैसे फूटा पड़ रहा था। इसी बहाने मैं भाभी को ट्रीट देना चाहती थी। भैया के सामने यह संभव ही नहीं था, पर उत्साह का लेश मात्र भी उनके चेहरे पर नहीं था, बल्कि वह थोड़ी असमंजस में ही लगी। क्या बात है भाभी, एनी प्रॉब्लम? वे संकोच में भरकर बोली, सोच रही थी एक बार नर्सिंग होम हो आती। 3-4 दिन से गई भी नहीं हूं। कल तुम जा रही हो इसलिए कल भी जाना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी? नहीं रे,
सोचा घर में अकेली बोर हो जाओगी। आज तुम्हारे भैया भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं साथ चलूं तो कोई हर्ज है? चलोगी? उन्होंने हुलस कर कहा। तब तो बड़ी अच्छी बात है। अकेले जाते वैसे भी अच्छा नहीं लगता। पर उस दिन तुम बड़े बेमन से गई थी, इसलिए पूछते संकोच हो रहा था। उस दिन प्रमोद भैया से भी मुलाकात हो गई। बड़े थके थके से लगे, पर मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनके साथ एक सुदर्शन युवक था। मैंने पूछा, ये रोहित है? नहीं, यह माया का बेटा है, सुनील। प्रणाम करो बेटे, ये तुम्हारी शीतल मौसी हैं। ये माया का बेटा है। पता है, बचपन में हम इसे गोलू कहते थे। खूब गोल मटोल था ना। अब तो इसके यहाँ भी एक गोलू आने वाला है। अरे, इसकी शादी भी हो गई। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। बच्चों को देखकर भी तो पता चलता है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं, प्रमोद भैया ने कहा। सुनील ने बेसब्र निगाह घड़ी पर डाली और बिना भाभी से बोला, अच्छा मामी, मैं चलता हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अगली मुलाकात घर पर ही होगी। अच्छा बेटे, उन्होंने छीन मुस्कान के साथ कहा। अपने मम्मी पापा से नमस्ते कहना, नानी जी से मेरा प्रणाम कहना और बहू को मेरा प्यार देना। जी। और हम सबको प्रणाम कर वह बाहर निकल गया। प्रमोद भैया बोले, अभी तो तुम लोग हो ना यहाँ, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूँ। उनके जाते ही भाभी ने पूछा, नानी जी क्या अभी वहीं जमी हुई हैं? मैं तो सोच रही थी सुनील उन्हें छोड़ने आया है। छोड़ने तो नहीं आया, पर कह रहा था कि मामा, इन्हें जल्दी बुला लो, बहुत क्लेश कर रही हैं, सब लोग त्रस्त हो गए हैं। मतलब वही पुरानी आदत, कहीं सास बहू में लगाई बुझाई करती हैं, कभी माया को पति के खिलाफ भड़काती हैं, तो कभी बाप बेटे में अनबन करा देती हैं। छी, चाची जी को कम से कम बेटी के हाथ तो संयम बरतना चाहिए। कहा न छोटी, आदत से लाचार है वे। हम दोनों में तो लड़ाई कराती ही रहती थी, पर उन्होंने मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। वो तो मैं सतर्क थी और बच्चे समझदार थे, नहीं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। बोलते बोलते वे हाँफ गई थी। थोड़ी सांस भरकर बोली, इतने दिन तक तो माया हमें उपदेश पिलाती थी, पर अब जब खुद पर पड़ी है तो उसे समझ में आ रहा है। वैसे भी उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए, मैंने कहा। घर पर देखने वाला कोई नहीं है। बच्चे बेचारे अपनी पढ़ाई करेंगे कि घर देखेंगे। अरे, वो नहीं है, यही अच्छा है। कम से कम लोग चैन से तो जी रहे हैं। आकर कौन सा तीर मान लेगी। काम धाम तो उनसे कुछ होता है नहीं। जवान जरूर कैंची की तरह चलती रहती है। मेरा कलेजा तो पहले ही छलनी कर चुकी है, अब और सहने की ताकत नहीं है। वे थोड़ी देर चुप रही, फिर भीगी सी आवाज में बोली, आजकल उन्होंने नया ही राग अलापना शुरू किया है। कहती हैं, मुझे और मेरी बेटियों को जो दुख दिया है ना, वही सामने आ रहा है। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और आंखें छलछला आई। मैं और भाभी दोनों स्तब्ध रह गई। ठीक, ऐसे भी कोई बोलता है? हारी बीमारी किसे नहीं होती? भाभी निशब्द सांत्वना में उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। मैंने उनके दोनों हाथ सहलाते हुए कहा, आप तो उनका स्वभाव जानती हैं, फिर क्यों उनकी बातों को दिल पर लेती हैं? क्या करूं रे, उन्होंने उस सांस भरकर कहा। शरीर के साथ साथ अब मन भी कमजोर हो चला। उसी समय एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया और वहां का दृश्य देखकर ठिठक गया। वह रोहित था। बेचारा एकदम घबरा गया। बोला, क्या बात है मम्मी? बहुत तकलीफ हो रही है, सिस्टर को बुलाऊं? उन्होंने इशारे से मना कर दिया तो वह हम लोगों की ओर देखने लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, हम लोग जरा पुरानी यादों में खो गए थे तो उदास हो गए। फिर भाभी ने परिचय कराया,
ये तुम्हारी शीतल बुआ है, पहचाना? उसने मुझे एक रस्मी सा नमस्कार किया और माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? उसके स्वर से साफ जाहिर था कि इस समय पापा की अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगी है। वे सुनील को छोड़ने गए हैं, बीना भाभी ने बताया। उन्हें छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? सुनील भैया क्या छोटे बच्चे हैं? पापा भी कमाल करते हैं। अब वो बेचारा इतनी दूर से मुझे देखने आया था तो? उसका स्वर एकदम तल्ख था। पापा को पता था कि आज मोहित का सबमिशन था, उसे देर होगी, पर अभी तक घर नहीं लौटा है। मेरा प्रोफेसर गुप्ता के पास अपॉइंटमेंट था, वो तो आपकी दवाइयाँ देनी थी इसलिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं सीधे क्लास ही चला जाता। अच्छा ही हुआ जो आ गया, पापा के भरोसे रहता तो आनंद ही था। उसके हर शब्द से रोष जैसे फूटा पड़ रहा था। भाभी ने शांत करते हुए कहा, रोहित बेटे, तुम्हारे पापा तो नहीं जा रहे थे, मैंने ही उनसे कहा कि वे हो आए। हम लोग तो यहाँ हैं ही। और बेटे, तुम भी निश्चिंत होकर अपनी क्लास अटेंड करो। आज हमें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे चाचा जी टूर पर गए हैं, घर में हमारा ही राज है। रोहित ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बोला, तो मैं चलता हूँ, पर आप ज्यादा बात नहीं करेंगी, सिर्फ सुनेंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रोहित आश्वस्त होकर चला गया तो बोली, पागल, हमेशा मुझे बोलने के लिए मना करता है। अरे, मैं बोलूंगी नहीं तो मेरी छाती फट नहीं जाएगी? इतना दुख कलेजे पर लाद कर तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। भाभी ने बात बदलने की गरज से कहा, रोहित बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है ना, कमजोर है ना, इसलिए जल्दी गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा, मैं अभी यही कहने वाली थी कि आपके बड़े मियाँ छोटे लगते हैं। अगर दोनों को कोई साथ देख ले तो मोहित को ही बड़ा भाई समझेगा। मोहित को मैंने पाला है, रोहित बेचारा दादी और बुआ लोगों की दया पर पला है। फर्क तो होगा ही। मतलब मैं समझा दूंगी, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, भाभी ने बिना भाभी को चुप कराते हुए कहा। बात यह है शीतल कि रोहित बेचारा जन्म से ही, बल्कि जन्म के पहले से ही लापरवाही का शिकार रहा है। कैसे? मतलब पहले उसकी माँ की देखभाल ठीक से नहीं हुई, बाद में बच्चे की देखभाल भी ढंग से नहीं हो सकी। इसका असर तो होगा ही ना। बीना भाभी चुप नहीं रह सकी, बोली, मुझे कितनी तकलीफ होती थी क्या बताऊं। एक बूंद पानी भी पेट में ठहरना मुहाल था। घर में सास थी, नंदे थी, पर किसी को सहानुभूति नहीं थी। मेरी हर तकलीफ को नखरा ही कहा गया। नंदे तो खैर उस समय लड़कियां थी, पर सास तो खासी अनुभवी थी। उनका तो एक ही राग था, हमारे भी तो बच्चे हुए हैं। हमने तो कभी ऐसे चोचले नहीं किए, हमने तो कभी बेड रेस्ट नहीं लिया। कभी कभी तो उनके बेटे को भी लगने लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हूँ। शुरू के दिनों में तो सबको तकलीफ होती है, लोग भूल जाते हैं, वो बात अलग है। अरे, मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता था। जरा सी महक से उबकाई आती थी, पर शाम को रसोई मेरे जिम्मे थी तो मुझे ही बनानी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें मिसरानी के लिए राजी किया था। गनीमत थी कि मिसरानी टिक गई, नहीं तो आया लोगों जैसा हाल होता। कैसा हाल? मैंने पूछा। छोटी से ही पूछ लो। बीना भाभी शायद थक गई थी। फिर भाभी ने कमान संभाली। अरे, पहले तो आया रखने ही न दे। हमें क्या बच्चे पालने नहीं आते? हमने क्या नौकरों के भरोसे बच्चे पाले हैं? 2 महीने तक तो ठीक रहा, ये घर में थी, पर जैसे ही उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, बच्चे की दुर्दशा शुरू हो गई। ये कॉलेज से लौटकर देखती कि बच्चा गीले में ही सो रहा है, दूध की बोतल झूले में ही पड़ी है। कभी दूध बोतल में रखे रखे ही फट जाता, कभी उसका समय निकल जाता। दवाइयाँ तो समय पर कभी दी ही नहीं गई। गुस्सा भी आता।
पर सास को कोई क्या कहे। फिर मैंने जिद करके आया रखी। बीना भाभी बोली, पर स्थिति ज्यों की त्यों, उससे दूसरे 100 काम कराए जाते। आया को मैंने एक बार डांटा तो बोली कि माताजी हमें दूसरे कामों में उलझा देती हैं, हम क्या करें, आप कहो तो मना कर दे। और उसने सचमुच एक दिन मना कर दिया। बाप रे, क्या तो हंगामा हुआ। मेरी भी पेशी हुई। आखिर उसे निकालना ही पड़ा। फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। हर 2 महीने में नहीं आया। कभी उसकी बदतमीजी की शिकायत होती, कभी उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता। घर की बड़ी थी अम्मा जी, सो उनकी बात पर भरोसा ना भी हो तो मान तो रखना ही पड़ता था। 5 सालों में मेरे यहाँ 25 आया काम कर चुकी थी। क्या बात करती हैं? फिर बच्चा उन लोगों से हिलमिल कैसे पाता होगा? हिलता मिलता कहाँ से? वह तो रोज नए चेहरे देखकर भी दकता था। दिन भर दादी या बुआ की गोद में चढ़ा रहता। उन्हें कहने को हो जाता था, तनख्वाह तो आया लेती है और टांगना हमें पड़ता है। चिड़चिड़ा और रोतला हो गया था रोहित। उसे चुप कराने के लिए हाथ में कुछ भी पकड़ा दिया जाता, जिससे उसका पेट खराब हो जाता। जुकाम तो कभी ठीक होता ही न था। ऐसे में आपका नौकरी करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अरे, मैं तो बार बार कहती थी कि मुझे नौकरी छोड़ने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। पर ये हर बार हाथ जोड़ लेते, कहते कि मेरी बहनों की शादी हो जाने दो, फिर चाहे दूसरे दिन घर बैठ जाना। और आपने वही किया? बिल्कुल। 6 महीने के अंतराल से जया छाया की शादियां हुई थी। मैंने जया की शादी के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। जया की शादी में मैं तो आई भी थी, मैंने कहा। फिर कुछ दिन माँ के पास भी रही थी। जब आपके इस्तीफे की चर्चा चली तो चाची जी ने माँ से पता है क्या कहा था? इतने दिन तक घर में 2-2 नौकरानियां थी, इसलिए गाड़ी चल रही थी। अब किसके भरोसे नौकरी करेगी? हाँ, उन्होंने तो यही प्रचारित किया था। लेकिन ये बहुत नाराज हुए। बोले, तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ? देख तो रही हो, गले तक कर्ज में डूबा हुआ हूं। पर मैंने परवाह नहीं की। कह दिया कि तुमने अपनी बहनें ब्याह ली, अब मुझे अपने बच्चे पालने दो। उस समय मोहित की भी आहट मिल चुकी थी। बस तय कर लिया था कि जब तक छोटा 10 साल का नहीं हो जाता मैं घर नहीं छोड़ूंगी। भाभी बोली, शीतल, इन 10 सालों में इन्होंने क्या मेहनत की है, तुम देखती तो आश्चर्य करती। सुबह से शाम तक ट्यूशन करती थी, रात रात भर जागकर गाइड बुक्स लिखती थी, नौकरी से ज्यादा मेहनत कर रही थी। क्या करती छोटी, खर्च तो किसी तरह पूरा करना ही था ना। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैं घर पर थी। जिस समय मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उनके पास थी। नौकरी की मुझे चिंता नहीं थी। जानती थी कि जब करना चाहूंगी मुझे मिल जाएगी। गली गली में कॉलेज खुल गए हैं। चलिए, आपका श्रम सार्थक हो गया। बच्चे आपके लायक निकल गए। हाँ, लेकिन शरीर तो जवाब दे गया ना। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनकर हम लोग चुप हो गए। प्रमोद भैया लौट आए थे। उन्हें देखते ही हम लोग उठ खड़े हुए। अब अपना चार संभालिए, हम लोग चलते हैं। कल जा रही हो? उन्होंने पूछा। हाँ, इसलिए तो मिलने चली आई। अच्छा किया, भाभी बोली। अगली बार आओ तो शायद मुलाकात ना होगी। क्यों? आप कहाँ जा रही हैं? और ऐसे कैसे चली जाएंगी? बेटों की शादी नहीं करेंगी? और मेरा नेक नहीं भूलना। हाँ, मैं वसूल करने आऊंगी। चलो, ऐसा ही सही। भाभी हंस दी, बड़ी करुण उदास फीकी हंसी। मेरा मन ममता से भर आया। उस क्षण मैंने अंतर मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस औरत को तूने अपार कष्ट दिए हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। कुछ तो सुख के पल इसकी झोली में डाल दो, इसका हक बनता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ। दोस्तों, आप जरूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी आपको।
मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।